स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी NCERT की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट भी कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तक को, जिसके प्रथम अध्याय को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने चैप्टर जिसका नाम है विविधता की समझ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है विविधता की समझ। विविधता क्या होता है? विविधता को अगर हमें समझना है तो आप ध्यान रखो, आप जब अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो तो आप पाते हो कि सभी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न है। यानी कि सभी चीज़ों में समानता तो है, लेकिन वो समानता की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। बाकी सभी चीज़ों में भिन्नताएं व्याप्त हैं। जैसे अगर हम आसपास के लोगों की ही बात करें, जो रहते तो एक ही क्षेत्र में है, एक ही मोहल्ले में है, लेकिन उनमें भिन्नताएं व्याप्त हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है वो किसी और राज्य से आकर के बसे हैं, कुछ लोग वहीं के रहने वाले हैं, वो लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनका जो खान पान का तरीका है एक दूसरे से अलग है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अपने आसपास ही देखते हैं अगर, तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं। हम लोग चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, लोगों की पसंद हो, उनके कपड़े पहनने का तरीका हो, खाने पीने की चीज़ें हो, इस तरह की अगर हम छोटी छोटी बातों को देखें तो बहुत सारी भिन्नताएं मौजूद हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास। तो हमें यही समझना है कि आखिर विविधता आई कहाँ से। हम लोग जो इतनी तरह के धर्मों में बटे हुए हैं, हमारा जो इतना सारा धर्म है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख ईसाई है, तो वो सब आया कहाँ से? आखिर सब लोग एक ही जगह पे हैं, तो वो ऐसा कैसे हो गया कि कुछ लोग दूसरे प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कुछ दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं, कुछ जो हैं वो अलग तरह की चीज़ें करते हैं और कुछ जो है अलग तरह का काम करते हैं। तो ये विविधताएं जो व्याप्त हैं हमारे समाज में, तो हमें उसी के बारे में जानना है कि आखिर विविधता होती कहाँ है, कहाँ से आई ये विविधता। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं सबसे पहले विविधता के पहलू, यानी कि आखिर विविधता हम लोग कहेंगे कैसे। तो देखिए, लोगों का जो खान पान होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। यहाँ तक कि वे जो कपड़े पहनते हैं उनका पहनावा भी एक दूसरे से अलग अलग होता है। कहीं कहीं आप देखोगे कि लोग कुर्ता धोती पहनते हैं, कहीं कहीं लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, कहीं लोग जीन्स पहनते हैं। तो इस तरीके से जो भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती है। साथ ही धर्मों में भी अलग है, भिन्नताएं हैं। यानी कि कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, और फिर साथ ही वे लोग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है। उसी तरीके से इन सब चीज़ों की जो भिन्नताएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं वो किसके पहलू हैं? विविधताओं के पहलू हैं। अब हम लोग समझते हैं कि गैर बराबरी क्या होता है। अब आप ये मत समझ लेना कि विविधता और गैर बराबरी दोनों एक ही चीज़ होती है। तो चलिए हम लोग गैर बराबरी को समझते हैं। कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है या फिर कोई अमीर है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो विविधता का रूप है, वो असमानता है। यानी कि लोगों के बीच में जो असमानताएं मौजूद हैं उसे हम लोग गैर बराबरी कहेंगे। विविधता के अंतर्गत वो नहीं आएगा। विविधता के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि कुछ लोगों का धर्म अलग है, वो हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। हम ये कह सकते हैं कि इन लोग का खान पान अलग है। तो ये जो खान पान की चीज़ें हैं, पहनावा है, धर्म है, भाषा है, इन सब चीज़ों को हम लोग विविधता के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जहाँ बात अमीरी और गरीबी की आएगी तो वो क्या है? वो लोगों के बीच व्याप्त असमानता है, तो उसे हम लोग कहेंगे गैर बराबरी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जो गरीब होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं। वहीं जो अमीर होते हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, वे लोग एक अच्छा जीवन गुजर बसर करते हैं। लेकिन गरीबों को अभावों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है? अमीर और गरीब में असमानताएँ हैं, क्योंकि एक के पास बहुत सारे संसाधन हैं और एक के पास संसाधनों की कमी है। तो ये असमानता कहलाएगी, जिसे कि हम लोग गैर बराबरी कहते हैं। विविधता के अंतर्गत अमीरी गरीबी को नहीं रखेंगे, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना।
तो देखिए, अगर हम जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था भी असमानता का एक अन्य उदाहरण है। यानी कि जाति व्यवस्था किसका उदाहरण है? असमानता का, यानी गैर बराबरी जिसे हम लोग कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो ये व्यवस्था है यानी कि जो जाति व्यवस्था है, समाज को अलग अलग समूहों में बांटता है। यानी कि हम लोग जाति व्यवस्था का निर्धारण करके अपने समाज को अलग अलग समूह में बांट दिए हैं, और वो भी किस आधार पे? इस आधार पे कि लोग क्या काम करते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा किए जाने वाले काम के आधार पे हम लोगों ने जाति व्यवस्था में लोगों को अलग अलग समूहों में बांट दिया है। जैसे कि अगर कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है तो हम लोग उसे कुम्हार कह देते हैं। अगर कोई लोहे का सामान बनाता है तो हम लोग उसे लुहार कह देते हैं। कोई सोने चांदी के आभूषण बनाता है तो हम लोग उसे सुनार कहते हैं। कहने का मतलब कि लोगों का जो काम होता है उसके आधार पे हम लोगों ने लोगों को समूहों में बांट दिया है, और उसी समूह को हम लोग जाति व्यवस्था कहते हैं। और ये जो जाति व्यवस्था है वो भी एक असमानता का उदाहरण है, यानी कि गैर बराबरी का उदाहरण है। साथ ही फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जो जाति व्यवस्था बांट रखा है उसमें ऐसा है कि जिस जाति में लोग पैदा होंगे वो उसी जाति के कहलाएंगे। यानी कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई पुत्र या पुत्री पैदा होता है तो हम लोग उसे ब्राह्मण जाति का ही कहेंगे। अगर कोई कुम्हार के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम लोग उसे कुम्हार जाति का कहेंगे। इस प्रकार से जो प्राचीन समय से चलते आ रहा था कि जो जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति का कहलाएगा। यानी जिस बच्चे का जन्म जिस जाति के अंतर्गत होगा उसकी जाति वही हो जाएगी। यानी कि वो कुछ भी काम करे आगे जाकर के, वो उसकी जो जाति होगी वो जाति यही कहलाएगी। तो आज तक हम इन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि एक प्रकार का गैर बराबरी है। क्योंकि आप देख सकते हो आज बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुम्हार की ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो कुम्हार का बच्चा होगा वो भी मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा। आज ऐसा है कि बहुत सारे लोग वही काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग कुछ दूसरे काम भी करते हैं, जैसे पढ़ लिख कर नौकरी करना हुआ, वो सभी काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या निर्धारित कर दिया है कि चूँकि वो कुम्हार जाति में जन्म लिया है उसने, तो उसकी जो जाति होगी वो कुम्हार ही कहलाएगी। और ये प्राचीन समय से चलती आ रही है, जो अब तक हम लोग एक हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, गैर बराबरी उत्पन्न कहाँ से हुई, यानी कि गैर बराबरी जो वो आई कहाँ से? क्योंकि भगवान ने तो सबको बराबर बना के रखा है, तो आखिर ये जो गैर बराबरी है वो आई कहाँ से? तो देखिए, कोई व्यक्ति जिस जाति से जुड़ा काम करता था वो उसे बदल नहीं सकता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुम्हार है तो वो अपनी जाति को तो अपने पेशे को तो नहीं बदल सकता था। यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति से जुड़ा होगा वो अपना पेशा नहीं छोड़ेगा, और जब वो अपना पेशा नहीं छोड़ेगा तो वो क्या करेगा? दूसरा ज्ञान हासिल नहीं करेगा। यानी कि अगर कुम्हार के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो क्या करेगा? मिट्टी के बर्तन बनाना सीखेगा, और जब वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाएगा तो वो वही काम करने लगेगा, और अब उसे किसी और ज्ञान को प्राप्त करने की कोई इच्छा भी नहीं रहेगी, और वो इसे ज़रूरी भी नहीं समझेगा, और इसी से गैर बराबरी उत्पन्न हुई। यानी कि देखिए, हमने जाति व्यवस्था को किस आधार पर बांटा था? लोगों के द्वारा किए जाने वाले काम के आधार पर। और वो लोग जो काम करते थे, उनकी जो संतानें हुई तो उन्होंने क्या किया? उस काम को अपने बच्चों को भी सिखाया, जिससे कि उनके जो बच्चे थे वो दूसरे प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं हुए। यानी कि उन्हें ज़रूरी ही नहीं लगा कि हम दूसरे प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करें। उन्हें लगा कि चलो हमारे घर पे सब लोग ये काम करते आ रहे तो हम भी वही काम कर रहे, और इस प्रकार उन्होंने बस वही ज्ञान तक अपने आप को सीमित रखा। तो इससे क्या हुई? गैर बराबरी उत्पन्न हुई। यानी कि जो लोग गरीब थे वो गरीब ही होते रह गए, जो लोग अमीर हुए, जो उस तबके से ऊपर उठे वो अमीर बने। तो कहने का मतलब है कि जो गैर बराबरी है उसकी जड़ यही है कि लोगों ने अपना पेशा नहीं छोड़ा और उसी ज्ञान पे डिपेंडेंट रहे, और दूसरे ज्ञान को हासिल करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। तो चलिए अब हम जानते हैं भारत में विविधता, यानी कि भारत को हम लोग क्यों कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। तो देखिए, यहाँ पे लोग जो हैं वो सब विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। यानी कि इन सब आधार पे हम लोग क्या कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे पकवान हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, और साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो देश भारत है वो विविधताओं का देश है। अब देखिए, हमने
गैर बराबरी को तो समझ लिया, हमने विविधता के पहलू को भी देख लिए। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि विविधता को हम कैसे समझें। कहने का तात्पर्य है कि विविधता आती कैसे है। तो देखिए, जब लोग नई जगह पर बसना शुरू करते हैं तब उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमें इतना पता है कि जो पहले के लोग होते थे वो यात्राएं किया करते थे। ये नहीं कि जब से ट्रेन बस आई है तभी लोग यात्रा करना शुरू किए हैं, उसके पहले भी लोग यात्राएं किया करते थे। या तो वो पैदल यात्रा करते थे या फिर जानवरों का सहारा लेते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। और वो यात्रा क्यों करते थे? तो कभी काम की तलाश में करते थे, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, मतलब इस तरीके से कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो कभी सेनाओं द्वारा वहाँ पे आक्रमण कर दिया जाता था। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते थे जिसके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो उनकी जो संस्कृति थी, यानी कि वो किसी काम को जिस तरीके से करते थे वो दूसरी जगह पे ले गए। और जब वो दूसरी जगह पे बसे तो धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, जिस जगह पे वो गए वहाँ की चीज़ों को सीखा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक उनकी अपनी संस्कृति और एक नई जगह की संस्कृति जहाँ पे जाकर वो बसे, दोनों का मिलाप हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिल गए, दोनों का आदान प्रदान हो गया। वहाँ के लोगों ने कुछ इनसे सीखा और ये जब वहाँ गए तो ये वहाँ के लोगों से कुछ सीखे। तो इस तरीके से नई संस्कृति उभरी, उसे हम लोग मिश्रित संस्कृति का नाम देते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई आसान भाषा में पूछे, सरल भाषा में पूछे, तो हम क्या बताएंगे कि जब लोग नई जगह पर जाकर बसे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों से कुछ नई चीज़ें सीखी और अपनी कुछ चीज़ों को वहाँ के लोगों को सिखा दी। और इस प्रकार क्या हुआ, उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। और जब संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ तो नई संस्कृति उभरी जिसे हम लोग मिश्रित संस्कृति कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिली जुली संस्कृति। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि विविधता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए, विविधता को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं, एक ऐतिहासिक कारक है और दूसरा भौगोलिक कारक है। तो देखिए, हम कैसे समझेंगे ऐतिहासिक कारक को। ऐतिहासिक कारक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लिया कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, वो क्षेत्र बहुत ही कम विकसित है, वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। लेकिन क्या हुआ था इतिहास में कि कुछ वैसे लोग यहाँ पर आकर बस गए जो कि बहुत ही ज़्यादा विकसित थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के कुछ लोगों को विकसित किया, यानी कि उसे पढ़ाया लिखाया और वहाँ के लोगों को नई नई चीज़ों से अवगत कराया। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो पहले से चीज़ें व्याप्त थी अब उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अगर हम लोग अपने इतिहास में जाकर देखें तो आपको ऐसे उदाहरण बहुत स्थानों पे मिल जाएंगे जहाँ पे कि लोग एक तरीके से रह रहे थे। हाँ, माना कि उनमें विविधताएं थी, लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पे कुछ नए लोग आकर रच बस गए जिससे कि संस्कृतियाँ बदली, जैसे कि अभी हम लोगों ने मिश्रित संस्कृति पढ़ा। तो इस तरीके के जो कारक होते हैं वो ऐतिहासिक कारक में आते हैं। वहीं अगर हम भौगोलिक कारक की बात करें तो आप पाएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई व्यक्ति अगर ठंडा प्रदेश में रहता है, जैसे कि कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ के लोगों का खान पान कैसा होगा, उसी हिसाब से होगा। वो ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे कि उनको ठंड कम लगे, जैसे कि जो चीज़ें गर्म होती है वो गर्म चीज़ों का सेवन अधिक करेंगे। और फिर उनके जो कपड़े होंगे वो कैसे होंगे, ऊनी कपड़े होंगे। उनका जो रहन सहन होगा वो उसी हिसाब से होगा जैसे कि वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, यानी कि वहाँ पे अगर ठंड है तो उनका खान पान, उनके कपड़े पहनने के तरीके उसी प्रकार के होंगे। लेकिन वहीं अगर हम किसी गर्म क्षेत्र की बात करें तो हम पाएंगे कि यहाँ के जो लोग होंगे वो बहुत ही हल्के कपड़े पहनेंगे। ठंडे प्रदेश में लोग क्या कर रहे थे, गर्म कपड़े पहन रहे थे, यानी कि ऊनी के कपड़े पहन रहे थे ताकि हमें गर्मी लगे। लेकिन गर्मी के प्रदेश में क्या कर रहे हैं लोग, हल्के कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो गर्म है और वो ठंडी ठंडी चीज़ों को खाना पसंद करेंगे। वहीं अगर हम समुद्री इलाकों की बात करें, अगर कोई समुद्री क्षेत्र में लोग रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों का जीवन पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अलग होगा। जो लोग मैदानी क्षेत्र में रहेंगे वो ज़्यादातर कृषि फसल उपजाएंगे और फिर उन फसलों का सेवन करेंगे। लेकिन अगर हम समुद्री क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, मछली वगैरह का सेवन करेंगे। तो कहने का मतलब कि भौगोलिक कारक विविधता का एक बहुत ही बड़ा कारक है। भूगोल के हिसाब से लोगों का जो जीवन होता है वो परिवर्तित होता है।
और फिर इतिहास भी एक इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि अब हमको समझ में आ गया है कि विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो जो पढ़ा है विविधताओं के बारे में, चाहे अभी हमने विविधता के जो कारक देखे ऐतिहासिक और भौगोलिक, तो उसको हम 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। और इस एग्जाम्पल में हमने लिया एक लद्दाख को और एक केरल को। अगर आप उसकी अवस्थिति देखें तो लद्दाख है वो भारत के उत्तरी कोने में है, और वहीं अगर हम केरल की बात करें तो वो भारत के दक्षिणी कोने में है। और अगर हम दोनों की भौगोलिक दशाओं की बात करें तो एक ठंडा प्रदेश है और दूसरा केरल जो है वो गर्म प्रदेश है। तो चलिए हम लद्दाख और केरल के बारे में अध्ययन करते हैं, ताकि हमने जो ऊपर की चीज़ों को पढ़ा है उसको हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यानी कि जो लद्दाख है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। और ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में स्थित है। बारिश ना होने के कारण यहाँ के पर खेती की बहुत ही कम संभावना है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। और चूँकि लद्दाख में बारिश ना के बराबर होती है तो यहाँ पे खेती की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। साथ ही वर्ष में काफ़ी लंबे समय तक लद्दाख का जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वो बर्फ़ से ढका होता है। किससे से ढका होता है? बर्फ़ से। यानी कि वहाँ की जो क्षेत्र, वहाँ का जो स्थल होता है उसके ऊपर बर्फ़ जमा होता है वर्ष में बहुत लंबे समय तक। और जो लद्दाख है वो एक कैसा मरुस्थल है? वो शीत मरुस्थल है। और यहाँ का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कितनी ठंड पड़ती होगी। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वहाँ के जो लोग होंगे वो ऊनी कपड़े पहनेंगे। वहाँ के लोगों का जो रहन सहन होगा वो वहाँ की भौगोलिक दशा यानी कि ठंड वहाँ पड़ती है उसके अनुरूप होगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीने के पानी हेतु गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर होते हैं। यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो पीने के पानी के लिए किस चीज़ों पर निर्भर होते हैं? वहाँ जो बर्फ़ जमा होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि वहाँ पे वर्ष में बहुत लंबे समय तक बर्फ़ जमाव होता है। तो गर्मी के दिनों में जब वो बर्फ़ पिघलता है तो लोग उसी पानी को पीते हैं। यानी कि पीने के पानी के लिए वो किस पर निर्भर है? वहाँ पर जो बर्फ़ है उस पर निर्भर है। जब वो गर्मी में पिघलती है तो वो उससे अपना जल पीने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ के जो लोग होते हैं वो एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे कि पश्मीना ऊन मिलता है। और ये जो ऊन होता है वो बहुत ही कीमती होता है। लद्दाख के लोग इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती है। यानी आप क्या देख रहे हो, वहाँ के जो लोग हैं वो ख़ास किस्म की बकरी पाल रहे हैं जिससे कि उन्हें पश्मीना ऊन प्राप्त हो रहा है। और ये जो ऊन है वो कैसा है? बहुत ही कीमती है। और वो उस ऊन को क्या करते हैं? कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। और चूँकि के व्यापारी इसे खरीदते हैं ऊन को, तो जो मुख्यतः पश्मीना सालें जो बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है। इससे आप समझ सकते हो कि वहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या होगा। वहाँ के लोग बकरी पालते हैं और उससे जो ऊन प्राप्त होता है उसे वो बेचते हैं। तो एक प्रकार के उनका व्यवसाय ही तो है। अब देखिए, यहाँ के जो लोग होते हैं वो दूध से बने पदार्थ एवं मांस खाते हैं। वहाँ पे कृषि तो होता नहीं है ज़्यादा, तो वो लोग क्या खाते हैं? मांस खाते हैं और दूध पीते हैं और फिर दूध से बने पदार्थों का सेवन करते हैं। वहाँ पे हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। अब आप सोच सकते हो कि गाय बकरी क्यों होती होगी? गायों से दूध मिलता होगा, बकरी से वो ऊन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? जानवरों का पालन करते हैं, क्योंकि कृषि तो वो कर नहीं सकते, उनका जो क्षेत्र है वो कृषि के अनुकूल है ही नहीं। तो वो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उस हिसाब से अपना व्यवसाय और खाने पीने की चीज़ों को उन्होंने व्यवस्थित कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, जो लद्दाख है उसे व्यापार के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ हैं और उन्हीं घाटियों से गुजर करके मध्य एशिया से जो काफ़िले आते थे वो तिब्बत पहुँचते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे तिब्बत कहते हैं। अब आप सोच सकते हो कि ये काफ़िले क्यों आते होंगे। चलिए आगे का लाइन पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये काफ़िले कौन कौन से लोग होते थे? व्यापारी लोग होते थे। यानी कि व्यापारी लोग होंगे तभी तो वो अपने साथ मसाला, कच्चा रेशम और दरियाँ लेकर चलेंगे। व्यापार करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होंगे। बहुत सारे लोग
घूमने के लिए भी आते थे, लेकिन जो मैक्सिमम लोग होते थे वो व्यापार के लिए आते थे। तो लद्दाख को एक व्यापार के लिए अच्छा रास्ता क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ हैं और उस घाटिया से गुजर करके मध्य एशिया के काफ़िले कहाँ पहुँचते थे? तिब्बत पहुँचते थे। और वो जो काफ़िले होते थे वो अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। अब देखिए, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। जो लद्दाख है उसी के रास्ते से हो करके बौद्ध धर्म को तिब्बत पहुंचा। यानी कि आज हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है तिब्बत का एक प्रमुख धर्म है। तो वो कहाँ से पहुंचा? तिब्बत के रास्ते ही पहुंचा। हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे भारत देश में हुई है, और भारत से अगर वो तिब्बत पहुंचा है तो किसके थ्रू पहुंचा है? लद्दाख के रास्ते के थ्रू पहुंचा है। अब देखिए, हम लोग लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं तो हमारा जवाब होगा लद्दाख। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। यहाँ गानों और कविताओं का भी बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। देखिए, वहाँ के जो लोग थे उनका इस्लाम धर्म से परिचय कब हुआ? आज से 400 साल पहले हुआ। उसके पहले भी वहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन आज से 400 साल पहले उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में जाना, और अब वहाँ पे क्या है? अच्छी खासी संख्या में इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है? ये एक ऐतिहासिक कारक है जिसने कि विविधता को प्रभावित किया है। तो इतिहास में जब उनका इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, यानी कि इस्लाम धर्म के कुछ लोग यहाँ आए होंगे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया होगा, जिनसे कि वहाँ के लोगों ने उस धर्म को जाना। फिर बहुत सारे लोगों ने धर्म अपनाया होगा, फिर वो लोग आकर के बस गए, तो उनके बच्चे, फिर धीरे धीरे उनकी संतानें हुई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 400 साल पहले वहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था और आज वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में वे लोग रहते हैं। यहाँ के जो गाने और कविताएं हैं उनका बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। मौखिक संग्रह से तात्पर्य है लिखित ना होना, यानी कि जिस गाने और कविताओं को लोग बोलकर गाते हैं, यानी कि लिखते नहीं हैं, मुंह के द्वारा गाते हैं, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लोग उसे शुरू से ही बोलकर गाते आए हैं और उनको एक दूसरे को मौखिक रूप से ही सिखाते रहते हैं, तो उसे हम लोग मौखिक संग्रह कहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ है एक केसर सागा, जो कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है जो कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है? तो वो तिब्बत का ग्रंथ है। उसके स्थानीय स्वरूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केसर सागा का जो स्थानीय स्वरूप है उसको कौन से लोग गाते हैं? मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने लद्दाख के बारे में पढ़ लिया। आप उन सब बातों को माइंड में रखना कि अभी हमने लद्दाख में क्या क्या सीखा है, वो कैसा क्षेत्र था, वहाँ के लोग किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे थे, खाने पीने के लिए किन चीज़ों पे डिपेंडेंट थे, और उस बातों को हम अब केरल के बारे में जो जो पढ़ेंगे उससे कनेक्ट करेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि कैसे ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, हम केरल के बारे में जानते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है, यानी कि केरल कहाँ बसा है? भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी जो सीमा लगती है वो एक तरफ समुद्र से लगती है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से लगती है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं उस पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। और ये जो मसाला का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे जो बहुत सारे मसाले उगते हैं, तो ये क्षेत्र व्यापारियों को बहुत ही आकर्षित करता है। यानी व्यापारी यहाँ पे क्यों आएंगे? यहाँ से मसाले खरीदेंगे, फिर उसे दूसरे स्थानों पे ले जाकर के बेचेंगे। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कौन आया था और यहाँ से मसाले खरीद कर लेकर गया था। वैसे हम आगे अभी जानेंगे, लेकिन फिर भी आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से भी पढ़ रखी होगी। तो देखिए, सर्वप्रथम अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे सबसे पहले कौन से व्यापारी आए थे, तो अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। अब आप समझ रहे हो कि व्यापारी क्यों आए होंगे। यहाँ पे मसालों का अच्छा खासा व्यापार है, यहाँ की पहाड़ियों पे बहुत सारे मसाले उगते हैं, तो वो मसालों के व्यापार के लिए आए होंगे। माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म दूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्म दूत थे, जिनका नाम संत थॉमस था, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, यानी कि केरल में आए थे। और भारत में जो ईसाई धर्म है उसको लाने का श्रेय किसे है? तो वो संत थॉमस को है, जो कि ईसा मसीह के धर्म दूत थे।
और वो केरल में सर्वप्रथम कब आए थे? 2000 साल पहले आए थे। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। यानी कि जब इब्न बतूता भारत आए थे, और वो कब आए थे? 700 साल पहले आए थे केरल में। तो वो जब अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, यानी कि वहाँ जो इन्होंने देखा उसको लिखते हैं, और वो बताते हैं कि जो यहाँ के मुस्लिम लोग थे उनका जीवन बहुत ही अच्छा था, यानी कि उनकी जीवन बहुत ही अच्छा था। यहाँ के लोगों उनको बहुत ही इज्जत देते थे, यानी कि यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय था उसकी बहुत इज्जत थी केरल में। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। यानी कि वास्को डी गामा जब पानी के रास्ते भारत पहुँचे केरल के तट पे, तो वहाँ के लोगों ने भारत का रास्ता जाना। यानी कि उसके पहले उन्हें समुद्री रास्ते के बारे में नहीं पता था कि भारत कैसे पहुँचते हैं। तो सर्वप्रथम वास्को डी गामा कौन सी ईस्वी में आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। तो ये बात आप याद रखो कि वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। अर्थात इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म शामिल है। अब आप समझ सकते हो कि आज वहाँ पे जो धर्म की विविधताएं हैं कि कोई यहूदी है, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, तो वो क्यों है? क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता में ऐसा है कि यहाँ पे जो व्यापारी आए थे वो अरबी और यहूदी आए थे। यहाँ पे ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस आए थे जिन्होंने ईसाई धर्म को यहाँ लाया। फिर साथ ही इब्न बतूता बताते हैं कि यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय था उसकी बहुत बड़ी इज्जत थी। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि यहाँ का जो लोग हैं वो विभिन्न धर्मों का पालन क्यों करते हैं, यहाँ पे धर्मों में इतनी विभिन्नताएँ कैसे पाई जाती है। अब देखिए, जो चीनी व्यापारी थे वो भी केरल आए। यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं जालें, तो वो किन से हूबहू मिलती हैं? चीनी जालों से हूबहू मिलती हैं, और इसीलिए हम लोग उसे चीना वाला भी कहते हैं। यानी कि यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है कि चीना वाला क्या है। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना पट्टी कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? चीना पट्टी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप ये जो नाम देख रहे हो चीना वाला और चीना पट्टी, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आप इससे समझ रहे होगी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई होगी वो शायद चीन में हुई होगी, तभी तो इसका जो नामकरण किया गया है वो चीन के आधार पर किया गया है। अब देखिए, केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो देखिए, यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं, मछली खाते हैं और चावल खाते हैं। मछली क्यों खाते हैं? क्योंकि इसकी सीमा समुद्र से लगती है। साथ ही यहाँ पे कृषि बहुत ही अच्छी होती है, चावल बहुत ही ज़्यादा उपजता है, इसलिए लोग यहाँ पे चावल खाते हैं। वहीं हमने जब लद्दाख के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ कृषि के लिए अनुकूल स्थितियाँ नहीं है, तो वहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ और मांस का सेवन करते थे। लेकिन यहाँ पे समुद्री इलाका है और यहाँ पे कृषि बहुत अच्छे से होता है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं और चावल खाते हैं। अब देखिए, केरल में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे हम लोग ओणम कहते हैं, और इस त्यौहार में नाव प्रतियोगिताएँ की जाती है। इस त्यौहार का नाम भी आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ओणम केरल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐतिहासिक कारक और भौगोलिक कारक के बारे में कि वो कैसे विविधता पर असर डालते हैं, यानी कि उसे प्रभावित करते हैं। तो अब हमने जब लद्दाख और केरल के विषय में इतनी सारी जानकारियाँ पढ़ ली हैं तो हम अब बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन पर उसके इतिहास और भूगोल का कितना गहरा प्रभाव होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं विविधता में एकता। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं व्याप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ क्या है? एकता है, यानी कि लोगों में यूनिटी है। तो देखिए, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। हम लोगों ने अपनी विविधताओं को कमजोरी नहीं समझा है, बल्कि हम लोग उसे अपनी ताकत समझते हैं। यानी कि हमारे देश में जो विविधता व्याप्त है उसे हम लोगों ने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया है, उसे हम लोगों ने अपनी ताकत बनाया है। और एक बात आप जान लीजिए, जब हमारा देश गुलाम था और हम लोग उससे
संघर्ष कर रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उस समय ऐसा नहीं था कि मतलब लोग ये देख रहे थे कि हम इस धर्म के हैं तो हम इस आज़ादी की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। यानी कि जब अंग्रेज़ भारत पर राज कर रहे थे तो उस समय हमने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र को नहीं देखा था, बल्कि विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न क्षेत्र में से आने वाले जो लोग थे, यहाँ तक कि महिलाएं और पुरुष दोनों अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर संघर्ष किए थे। अर्थात भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवारों के लोग शामिल थे। यानी कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम लोग सब ने मिलकर एक साथ संघर्ष किया था और अंग्रेज़ों को अपने देश से रफू चक्कर किया था, यानी कि अपने देश को आज़ाद किया था। भारत की खोज पुस्तक लिखी गई किन के द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगर हमसे कोई पूछे कि भारत की खोज पुस्तक किस महान हस्ती के द्वारा लिखी गई है, तो हम बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि एकता कोई बाहर से छुपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये कथन आपको एग्ज़ाम में दे सकता है और फिर आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो आपको उस सिचुएशन में ये बताना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? तो उन्होंने अपनी भारत की खोज पुस्तक में लिखी है। तो आप इस वक्तव्य को ध्यान में रखेंगे कि यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। अर्थात नेहरू जी ने अनेकता में एकता का विचार दिया है। आप ये भी याद रखेंगे कि इतनी विविधताओं के बावजूद अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। और हमारा जो राष्ट्रगान है उसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, और जो राष्ट्रगान है वो भी एक भारतीय एकता की अभिव्यक्ति है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने एक गीत पढ़ा है इस चैप्टर में, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ये जो गीत है उसका संबंध किस चीज़ से है, तो आप बताना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। आप लोग जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स को, तब हम इसके विषय में बहुत ही अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिलहाल आप याद रखना है कि दिन खून के हमारे का जो गीत है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो वो संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो इसी तरीके से हमारे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।